तो यहाँ पे ये आपको चैप्टर एनजे का ऐसे पार्ट 15 होगा। पार्ट 15 में यहाँ पर हम तो कहीं पर भी गरीबी हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा है। यहाँ पर आपको है, देखिए, समाजी बेबसी हर शहर को मकतर बनाती है। बहुत अच्छी बात कहा गया। देखिए यहाँ पर क्या कि समाजी बेबसी हर शहर को मकतर बनाती है, कभी नक्सल बनाती है, कभी चंबल बनाती है। समाजी बेबसी हर शहर को मकतर बनाती है, कभी नक्सल बनाती है, कभी चंबल बनाती है। उसमें लग जाएगा। देखिए, शायर मुनव्वर राना की उक्त पंक्तियाँ वर्तमान विश्व आर्थिक संरचना को आईना दिखाते हुए व्यंग करती है। उस आर्थिक व्यवस्था को जहाँ गरीबी बेकारी के समंदरों के बीच समृद्धि के द्वीप है, जहाँ अमीरी के अटालिकाओं के बीच गरीबी की अनगिनत झोंपड़ियाँ हैं। जहाँ अमीरी की अटालिकाओं के बीच गरीबी की अनगिनत झोंपड़ियाँ हैं। इसी आर्थिक व्यवस्था के यथार्थ प्रदर्शित करते हुए ऑक्सफैम इंटरनेशनल रिपोर्ट ने एन इकोलॉजी फॉर 1% नामक प्रकाशन में तथ्य प्रदर्शित किया कि विश्व की 1% आबादी के पास 50% से अधिक संसाधन है। गिनी गुणांक थॉमस फिकेटी शोध भी इस विश्लेषण की पुष्टि करते हैं। प्रश्न सहज रूप से उठता है कि भीषण गरीबी और असमता का विश्व समृद्धि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है। गरीबों की झोंपड़ी से उजाला छीन कर जगमगाने वाले अमीरी के महल कब तक निरापद रह सकते हैं। गरीबों की झोंपड़ी से उजाला छीन कर जगमगाने वाले अमीरी के महल कब तक निरापद रह सकते हैं। इसका उत्तर सहज है, कहीं पर भी गरीबी हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा है। देखिए, उक्त निष्कर्ष अगर विश्लेषण प्रारंभ करें तो स्पष्ट है कि गरीबी का तीव्रता, खतरे, प्रकृति सभी स्तरों पर समृद्धि के लिए खतरा है। गरीबी सबसे बुरी प्रकार की हिंसा है। महात्मा गांधी की उक्त गरीबी एवं हिंसा के बीच सहसंबंध को प्रदर्शित करती है। अब यहाँ देखिए क्या कि प्रदर्शित करती है गरीबी। यहाँ पर से गौर के देखिए क्या कि गरीबी अपने प्रकृति वंचना, बहिष्करण, कुदाहित की हुई होती है। परिणामतः यह प्रतिक्रिया में हिंसा उत्पन्न करती है। विश्व स्तर पर विद्यमान अपराध के मूल में गरीबी है। इसके कारण अर्थव्यवस्था में निवेश, समृद्धि दर धीमी होती है। हिंसा प्रगति को बाधित करती है। फ्रांसीसी क्रांति में गरीबों द्वारा अमीर सामंतों का कत्लेआम हो अथवा वर्तमान से हिंसाग्रस्त क्षेत्र में आर्थिक लकवाग्रस्तता यह सिद्ध करने पर्याप्त है कि गरीबी की आग बड़े बड़े महल को जला देती है। इसी कारण राष्ट्रकवि दिनकर ने यह निष्कर्ष निकाला कि शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग ना नर का सम हो। बहुत अच्छी बात कहा गया। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग ना नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी का कम हो। ठीक है, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग नर, लेकिन शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग ना नर का सम हो। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग ना नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी का कम हो। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग ना नर का सम हो। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग ना नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी का कम हो। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग ना नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी का कम हो। अच्छी बात यहाँ पर कहा गया। फिर आगे देखिए, हिंसा के अतिरिक्त गरीबी का अनेक और भी दुष्प्रभाव हैं। हिंसा के अतिरिक्त गरीबी का अनेक और भी दुष्प्रभाव हैं। गरीबी का समाज मानव संसाधन अकुशल, अविकसित, रुग्ण होता है। फलतः अर्थव्यवस्था उत्पादन की सक्रिय इकाई एवं उत्पादनकर्ता प्राप्त नहीं होते, अपितु बोझ उत्पन्न होते हैं। भारत का अधिक गरीब राज्य, बीमारू राज्य, धीमे आर्थिक विकास एवं अविकास की समस्या से ग्रस्त है। फलतः समृद्धि की प्रत्येक संभावना संकटग्रस्त होती है। गुजरात, महाराष्ट्र जैसे निम्न गरीबी दर वाले राज्य उच्च समृद्धि संकेतक युक्त हैं। वर्तमान विश्व समृद्धि की संरचना मांग प्रेरित है। समृद्धि की संरचना मांग प्रेरित है। यदि गरीबी व्यापक है तो अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति न्यून होती है। फलतः निम्न मांग, निम्न बचत, निम्न निवेश से अर्थव्यवस्था निम्न समृद्धि के दुष्चक्र में फंस जाती है। गरीबी एवं निम्न समृद्धि का दुष्चक्र समृद्धि को पंगु बनाता है। भारत में गरीबी दर उच्च काल 1950 से 90 में समृद्धि धीमी रही, जबकि 1990 के बाद निम्नतर होती गरीबी उच्चतर होती
उच्चतर होती समृद्धि से संयोजित रही है। चीन का अद्भुत उदय गरीबी उन्मूलन में सफलता का ही परिणाम है। सफलता का ही परिणाम है। गरीबी के कारण वंचित वर्गों की क्षमता विस्तार पूर्ण रूप से नहीं होती। भारत में महिला, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक वर्गों की गरीबी दर उच्च है। फलतः देखिए फलतः इनके विकास प्रक्रिया में बहिष्करण से एक तरफ इन्हें ये समृद्धि सृजन में भाग नहीं लेने देता है, तो दूसरी तरफ राज्य का भारी संसाधन सब्सिडी के रूप में व्यय होता है। यदि इनका व्यापक क्षमता निर्माण हो तो यह समृद्धि की महागाथा में अपना योगदान कर सकती है। गरीबी जनित हिंसा, युद्ध से हाल में शरणार्थी संकट विश्व व्यवस्था के सामने उभरा है। पश्चिमी एशिया, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान आदि म्यांमार अफ्रीकी देशों की शरणार्थी जनसंख्या समृद्ध यूरोप के द्वार पर पहुंच चुकी है और वहाँ अव्यवस्था, कट्टरपंथ की मजबूती, बहिष्करण आदि समृद्धि की संरचना कमजोर पड़ रही है। गरीबी के कारण पर्यावरणीय संसाधनों पर दबाव निरंतर बढ़ रहा है। स्वच्छ जल, स्वच्छ हवा, जैव विविधता पर अनेक दबाव उत्पन्न हो रहे हैं। पंजाब, हरियाणा के गरीब किसानों का परिदहन समूचे उत्तर भारत में वायु प्रदूषण को उत्प्रेरित कर रहा है। पर्यावरण प्रदूषण का स्पष्ट प्रभाव समृद्धि के प्रत्येक संरचना पर दृष्टिगोचर हो रहा है। गरीबी का स्तर प्रकृति के स्वरूप में विस्तार आगामी चतुर्थ औद्योगिक क्रांति के युग में और बढ़ेगा। निरंतर बेरोजगारी की वृद्धि की आशंका व्यक्त की जा रही है। इसके कारण विश्व स्तर पर सरकारों पर सार्वभौमिक आय समर्थन स्कीम चलाने का दबाव बढ़ेगा। इसके कारण अर्थव्यवस्था के प्रचार में अभूतपूर्व परिवर्तन आना तय है। इस कारण समृद्धि की संकटग्रस्तता की मजबूत संभावना है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए, गरीबी का समृद्धि पर आगामी इस संकट को विश्व स्तर पर बड़े शिद्दत से अनुभव किया जा रहा है। इसी कारण विश्व के समृद्ध एवं धनी देश अन्य राष्ट्रों के गरीबी के दबाव से बचने के संरक्षणवादी नीति को प्रश्रय दे रहा है। चरम राष्ट्रवाद, संरक्षणवाद वर्तमान पोस्ट ट्रुथ विश्व व्यवस्था की विशेषता बनती जा रही है। हम समाज के स्तर पर संवेदनहीन होते जा रहे हैं। इसी कारण झुग्गियों के सामने सुरक्षाबलों से लैस हाउसिंग सोसाइटी चमक रही है। गरीबों के पृथक स्कूल, अस्पताल जैसी दुनिया बनाने के प्रयास हो रहे हैं। उक्त विश्लेषण से तथ्य स्थापित हो जाता है कि गरीबी का समृद्धि पर प्रभाव पड़ना अवश्यभावी है। अतः समय रहते गरीबी के उन्मूलन, समृद्धि को धारणीय, सुरक्षित एवं जीवंत बनाने के लिए आवश्यक है। इस कार्य के लिए सरकार, राज्य, निजी क्षेत्र, विश्व व्यवस्था को समेकित रूप से प्रयास करना होगा। सर्वप्रथम यह अनिवार्य है कि गरीबी उन्मूलन के गरीबों में क्षमता निर्माण का तंत्र विकसित हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास, कौशल निर्माण द्वारा गरीब में स्वयं ही गरीबी से निकलने की क्षमता विकसित होगी। देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास, कौशल निर्माण, बहुत अच्छी बात है आपका आ गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास, कौशल निर्माण द्वारा गरीब में स्वयं ही गरीबी से निकलने की क्षमता विकसित होगी। साथ ही वह समृद्धि के महत्मीकरण में अपना सक्रिय योगदान दे सकेगा। गरीबों को ग्रांट देने के बजाय क्षमता निर्माण प्राथमिकता होनी चाहिए। गरीबों को तकनीकी परिवर्तन, सूचना क्रांति में सहभागी बनाकर उनकी क्षमता को गरीबी उन्मूलन के साथ भावी भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा सकेगा। गरीबों की इसी क्षमता को विकसित करने के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, स्किल इंडिया कार्यक्रम सशक्त सरकारी प्रयास के रूप में सफल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या कि रहा है, गरीबी के उन्मूलन से समाज, राष्ट्र, विश्व के स्तर पर शांति, स्थिरता, सहयोग विकसित होता है, जिससे समृद्धि दिन दुनी रात चौगुनी रूप से बढ़ती है। इसके सरकार प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की ओर आगे बढ़े। ब्राजील में ओल्सा फैमिलिया द्वारा गरीबी उन्मूलन, बांग्लादेश में मानव संसाधन विकास द्वारा गरीबी न्यूनीकरण इसका सफल उदाहरण है। फिर देखिए, सरकार के अतिरिक्त समृद्ध वर्ग को भी मनोवृत्ति परिवर्तन कर गरीबी उन्मूलन के लिए उचित एवं गंभीर प्रतिबद्धता व्यक्त करनी होगी। उचित कर अदा गए रोजगार, संगठन, उद्यमिता, विकास, समानुभूति, प्रदर्शन, चैरिटी, गांधी जी की ट्रस्टीशिप दर्शन का अनुकरण आवश्यक है। जॉय ऑफ गिविंग, देखिए जॉय ऑफ गिविंग के गेट्स बफेट मॉडल इस संदर्भ में अनुकरणीय है। इसके द्वारा समृद्ध वर्ग अपने प्रति लोक विश्वास प्राप्त करने में सफल होते हैं। निष्कर्ष यह कहना समीचीन होगा कि गरीबी का उन्मूलन सतत अस्थायी उत्कर्षपूर्ण समृद्धि के आवश्यक है। इसके लिए समाज, राष्ट्र, सरकार, धनी वर्ग, निजी क्षेत्र समन्वित रूप से
प्रयास करें। गरीबी मुक्त विश्व, देखिए गरीबी मुक्त विश्व समृद्धि के अनुकूलतम होगा। गरीबी मुक्त विश्व समृद्धि के लिए अनुकूलतम होगा। 1950 के दशक की फिल्म पैगाम की यह प्रार्थना की 1950 के दशक की फिल्म पैगाम की यह प्रार्थना एक समतापूर्ण गरीबी मुक्त समृद्ध विश्व की कल्पना कुछ इस तरह करता है। हर एक महल से कहो कि झोंपड़ियों में दिए जलाएं, हर एक महल से कहो कि झोंपड़ियों में दिए जलाएं, छोटे और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह जाए, इस धरती पर हो प्यार का घर घर उजियारा, यही पैगाम हमारा। हर एक महल से कहो कि झोंपड़ियों में दिए जलाएं, हर एक महल से कहो कि झोंपड़ियों में दिए जलाएं, छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह जाए। हर एक महल से कहो कि झोंपड़ियों में दिए जलाएं, छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह जाए, इस धरती पर हो प्यार का घर घर उजियारा, यही पैगाम हमारा। हर एक महल से कहो कि झोंपड़ियों में दिए जलाएं, छोटे और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह जाए, इस धरती पर हो प्यार का घर घर उजियारा, यही पैगाम हमारा। बहुत अच्छा यहाँ पर कोट है। फिर आपको देखिए यहाँ बहुत अच्छा कहा गया, देखिए देशभक्ति मेरी आखिरी आध्यात्मिक सहारा नहीं बन सकती, मेरा आश्रय मानवता है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा आपको है। देखिए समझने प्रयास करके लिखना किस पे, देशभक्ति मेरी आखिरी आध्यात्मिक सहारा नहीं बन सकती, मेरा आश्रय मानवता है, इस पर लिखना है। देखिए यहाँ देशभक्ति मेरी आखिरी आध्यात्मिक सहारा नहीं बन सकती, मेरा आश्रय मानवता है, मैं हीरे के दाम में गिलास नहीं खरीदूंगा, और जब तक मैं जिंदा हूँ मानवता के ऊपर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया। देखिए बहुत अच्छी बात कहा गया, देशभक्ति मेरी आखिरी आध्यात्मिक सहारा नहीं बन सकती, देशभक्ति मेरा आखिरी आध्यात्मिक सहारा नहीं बन सकती, मेरा आश्रय मानवता है, मेरा आश्रय मानवता है। देशभक्ति मेरी आखिरी आध्यात्मिक सहारा नहीं बन सकती, मेरा आश्रय मानवता है, मैं हीरे के दाम में गिलास नहीं खरीदूंगा, मैं हीरे के दाम में गिलास नहीं खरीदूंगा, जब तक मैं जिंदा हूँ मानवता के ऊपर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा, जब तक मैं जिंदा हूँ मानवता के ऊपर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा। अब आगे यहाँ बहुत अच्छी बात, इसको हम बहुत अच्छी बात यहाँ पे कहा गया कि देखिए कट्टर राष्ट्रवादी की देशभक्ति मेरी आखिरी आध्यात्मिक सहारा नहीं बन सकती, मेरा आश्रय मानवता है, मैं हीरे के दाम में गिलास नहीं खरीदूंगा, और जब तक मैं जिंदा हूँ मानवता के ऊपर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा। देखिए कट्टर राष्ट्रवाद पर यहाँ देखिए थोड़ा सा इस बात को गौर कीजिए, कट्टर राष्ट्रवाद पर व्यक्त रविन्द्रनाथ टैगोर के उपरोक्त विचारों की समकालीन प्रासंगिकता पर समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। यहाँ देखिए क्या, किसी भूभाग एवं सरकार को मिलाकर राष्ट्र निर्माण होता है, किसी भूभाग एवं सरकार को मिलाकर राष्ट्र का निर्माण होता है, और जब यह राष्ट्र ही सब कुछ हो जाए तो यह अमूर्त उग्र भावना राष्ट्रवाद कराती है। संक्षेप में कहें तो मैं और मेरा देश की भावना ही राष्ट्रवाद है। इसे दो प्रकार में बांटा जा सकता है। पहला, जब आपने राष्ट्र के हित ही सब कुछ हो, राष्ट्र हित की प्राप्ति के प्राण न्यौछावर तक करने की तत्परता हो, और दूसरा, जब अपने राष्ट्र के हित दूसरे राष्ट्र के हितों के विरुद्ध हो जाए, जहां मानवता मानव कल्याण जैसे मुद्दे गौण हो जाए और राष्ट्रवादी प्राण लेने तक को न्यौछावर हो जाए, अर्थात अंध राष्ट्रवाद। देखिए यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस प्रकार की देशभक्ति को संकुचित दृष्टि से देखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस प्रकार की देशभक्ति को संकुचित दृष्टि से देखा है, अर्थात यह एक सीमित मानसिकता को प्रदर्शित करती है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस प्रकार की देशभक्ति को संकुचित दृष्टि से देखा, अर्थात यह एक सीमित मानसिकता को प्रदर्शित करती है। टैगोर जी के अनुसार संपूर्ण प्रकृति में एक ऐसी सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता, और मानवता किसी व्यक्ति का हित, दया, करुणा की संवेदना सीमा रेखा से कहीं ऊपर होती है। देखिए आज दशकों बाद वैश्विक स्तर पर हो रहे उथल पुथल कारण टैगोर का कथन पुनः विश्लेषण का विषय बन गया है। जहाँ मध्य पूर्व सीरिया ऐसे देश में राष्ट्रवाद के नाम पर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, बड़े स्तर पर नरसंहार शरणार्थी समस्या उत्पन्न हो रही है, तो वहीं यूरोप के देश अपनी नस्लीय श्रेष्ठता, संसाधन बचत के नाम पर सीमाओं पर फेंसिंग कर रहे हैं। जर्मनी द्वारा बनाई गई दीवार तो प्रत्यक्षता ऐसी प्रतीत हो रही कि जैसे किसी ने मानवता पर पर्दा डाल दिया हो। अमेरिका द्वारा उग्र अंध राष्ट्रवाद से अभिभूत होकर पेरिस सम्मेलन जैसे मानवतावादी समझौते से वापसी घोषणा कर ली गई। सीमा पर जन्म, नस्ल, धर्म, जाति, रंग के आधार पर आवागमन निषिद्ध कर दिया गया। देश के कोने कोने में राष्ट्रवाद की आड़ में पर्यटकों और राजदूतों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है।
फिर देखिए आप वर्तमान में हो रही इन घटनाओं का कारण यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है, राष्ट्रवाद बड़ा है या मानवता। इसके उत्तर हेतु राष्ट्रवाद के पक्ष विपक्ष में तर्क पक्ष विपक्ष में पर्याप्त विश्लेषण करने की आवश्यकता है। वस्तुतः राष्ट्रवाद देखिए वस्तुतः राष्ट्रवाद की भावना से देश में एकता अखंडता को देखिए वस्तुतः राष्ट्रवाद की भावना से देश में एकता अखंडता की भावना को बल प्रदान होता है। वस्तुतः राष्ट्रवाद की भावना से देश में एकता अखंडता की भावना को बल प्रदान होता है। हम एक है की भावना प्राप्ति है और इस भावना में इतना बल होता है कि यह किसी भी ताकतवर विदेशी गुलामी को परास्त कर देती है अर्थात यही राष्ट्रवाद है जिसके कारण संप्रभुता प्राप्त की जाती है। परंतु अतीत में हुई घटनाओं के संदर्भ में देखें तो इस भावना के दुष्प्रभाव प्रकट हुए हैं, जिसका दंश किसी एक महाद्वीप को नहीं अपितु पूरे विश्व को झेलना पड़ा। फिर देखिए राष्ट्रवाद के कारण ही अपने देश का विस्तार करने की संभावना को बल मिला और इसी की संतान के रूप में उत्पत्ति हुई उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद। इस मंतव्य ने अफ्रीका महाद्वीप का बंदरबाट कर दिया, वहाँ के निवासियों के साथ पशुओं से व्यवहार किया। इसी मंतव्य ने भारत जैसे आत्मनिर्भर संपन्न खुशहाल देश को गुलाम बनाया और अकाल महामारी भुखमरी आत्महत्या कुपोषण जैसी आपदाओं को हवाले कर दिया। राष्ट्रवाद की भावना से मेजरी ने पुलिस नीति का अनुकरण किया। नेपोलियन द्वारा एक फ्रांस की भावना के अंतर्गत ही यूरोपीय राजनीति को जटिल बना दिया गया। इसके आगे राष्ट्रवाद ने ही बिस्मार्क को प्रेरित किया और उसने संपूर्ण यूरोप को शतरंज की गोटियों की तरह अस्त व्यस्त कर दिया। इसी से आपको हिटलर मुसोलिनी जैसे कट्टरपंथियों का जन्म हुआ और नाजीवाद फांसीवाद की आड़ में संपूर्ण विश्व को प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध की भयावहता में धकेल दिया। इन युद्धों में आपको लाख सैनिकों की मौत हुई, महिलाएं विधवा हो गई, बच्चों तक को मार दिया गया, अर्थात यह मानवता की हत्या का चरम था। आगे सोवियत संघ एवं अमेरिका द्वारा साम्यवाद एवं पूंजीवाद विचारधारा के आधार पर संपूर्ण विश्व को दो गुटों में बांटा गया। सस्तीकरण की होड़ लगा दी गई। संपूर्ण राजस्व और सैन्य सामग्री में खर्च होने के कारण आम जनता बेरोजगारी, भूखमरी, कुपोषण, अकाल, आत्महत्या के शिकार होने लगी। साथ ही पूरा विश्व किसी बड़े विनाश के डर में पल दम तोड़ रहा था। इन घटनाओं की प्रतिलिपि वर्तमान में सीरियाई आतंकवाद, नरसंहार, यूरोपियों द्वारा शरणार्थी प्रवेश निषेध, पेरिस सम्मेलन के अवहेलना, उत्तर कोरिया द्वारा लगातार परमाणु बम परीक्षण के रूप में देखी जा सकती है। इसके साथ ही पूरे विश्व के सामने यह प्रश्न खड़ा करती है कि जहां राष्ट्रवाद शुरू होता है वहीं से मानवता समाप्त हो जाती है। अब आगे हम देखिए क्या कि यद्यपि हर सिक्के के दो पहलू होते, राष्ट्रवाद का भी उजरा पक्ष है। वो कहा जाता है कि राष्ट्रवाद ने साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद को जन्म दिया और राष्ट्रवाद ने इनका अंत किया। देशभक्ति की भावना संपूर्ण गुलाम देशों में चिंगारी भर दी, जिसमें जन जन सिपाही बन गया और भारत, अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी देश से स्वतंत्र हो गए। यही राष्ट्रवाद की भावना है जो सैनिकों को कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी देश की सुरक्षा करने को प्रेरित करती है। राष्ट्रवाद के कारण ही देश के विकास को बल मिलता है। अर्थात कहा जा सकता है कि राष्ट्रवाद बुरा नहीं है, परंतु अन्य राष्ट्रवाद घातक है। राष्ट्रवाद और मानवता में कोई तुलनीय संबंध नहीं है, मानवता सर्वोपरि है। टैगोर जी की टिप्पणी आज दशकों बाद विश्व स्तर पर विद्वान जटिल समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती है। आज संपूर्ण विश्व को मानवता के मूल्य को समझते हुए शरणार्थी समस्या का समाधान करना चाहिए, जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्या का निवारण करना चाहिए। मानवता का कोई विकल्प नहीं है, इसको राष्ट्र की सीमाओं में बांध कर नहीं रखा जा सकता। भारत की प्राचीन संपन्न गौरवमय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम किसी देती है, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी हमारी माता है। हमें सदैव इसके कल्याण हेतु तत्पर रहना चाहिए। पक्ष विपक्ष विश्लेषण कर स्पष्ट कहा जा सकता है कि राष्ट्रवाद एक सीमा तक होना उचित है, परंतु जब राष्ट्रवाद किसी के प्राणों पर हावी हो जाए मानव कल्याण पर हावी हो जाए तो यह राष्ट्रवाद नहीं अंध राष्ट्रवाद होता है। और अंध राष्ट्रवाद मात्र सामने वाले को ही नहीं अपितु स्वयं को भी नुकसान पहुँचाता है। आज वैश्वीकरण के युग में यह बहुत ही आवश्यक है कि हम राष्ट्रवाद एवं मानवता के अंतर को समझे। संपूर्ण विश्व इस परिप्रेक्ष्य में भारतवर्ष को आदर्श प्रतिमान के रूप में ले सकते हैं। भारत ने मात्र प्राचीन काल में ही वसुधैव कुटुंबकम का नारा नहीं दिया, अपितु वर्तमान समय में भी अपने संस्कारों की भली भांति अनुकरण कर रहा है। देखिए आज़ादी बाद शरणार्थी समस्या समाधान, अफ्रीका से गुलाम देशों की स्वतंत्रता की पैरोकारी, आज़ादी बाद शरणार्थी समस्या समाधान, अफ्रीका से गुलाम देशों की स्वतंत्रता की पैरोकारी, गुट निरपेक्षता आंदोलन, पंचशील समता, कांगो सुएज नहर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की मदद, फिलिस्तीन का समर्थन और आतंकवाद का विरोध, नेपाल में भूकंप सहायता, ऑपरेशन राहत, अफ्रीका को सस्ती दर पर जेनरिक दवाओं की आपूर्ति आदि के माध्यम से भारत ने सदैव मानवतावाद को प्रदर्शित किया है। यह पूरे विश्व के प्रति उदाहरण है। संपूर्ण वैश्विक समुदाय को इस आदर्श का पालन करना चाहिए, जिससे संपूर्ण विश्व में शांति, समृद्धि, खुशहाली, संपन्नता, समावेशिता को वास्तविक धरातल पर चरितार्थ किया जा सकेगा, अर्थात सर्वजन हिताय
सर्वजन सुखाय, अर्थात सर्वजन हिताय, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया था कि शिक्षा सब होना सिखाती है, साक्षरता रोजगार दिलाती है। शिक्षा सब होना सिखाती है, बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया। देखिए अच्छा, देखिए शिक्षा सब होना सिखाती है, साक्षरता रोजगार दिलाती है, ये बात यहाँ पर कहा गया। इसमें देखिए कामयाब नहीं काबिल होने के लिए पढ़ो, कामयाब नहीं काबिल होने के लिए पढ़ो, कामयाबी झक मार कर पीछे पीछे आएगी। देखिए कामयाब नहीं काबिल होने के लिए पढ़ो, कामयाबी झक मार कर पीछे पीछे आएगी। देखिए कुछ वर्ष पहले आई हिंदी फिल्म, देखिए हम जो कहा गया, कुछ वर्ष पहले आई हिंदी फिल्म 3 इडियट्स में नायक रेंचो का एक कथन कम शब्दों में एक बड़े सत्य को इशारा करता है। फिल्म में जहाँ नायक शिक्षा के द्वारा संकल्पनाओं को समझकर अपनी चारित्रिक बौद्धिक स्तर को उठाने का प्रयत्न करता है, वह अन्य सभी विद्यार्थी रट्टा मारकर कॉलेज में प्लेसमेंट के द्वारा एक नौकरी पा लेने को ही शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य समझते हैं। देखिए आज की करार प्रतिस्पर्धा के युग में शिक्षा को केवल आंकड़े याद कर कुछ सवालों को हल कर केवल रोजगार प्राप्ति के संसाधन के रूप में देखा जा रहा है। यह भारी विडंबना ही है कि शिक्षा के मूल गुणात्मक अर्थ को भुलाकर केवल मात्रात्मक अर्थ साक्षरता पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उपयुक्त चर्चा में और गहराई लाने से पहले हमें शिक्षा और साक्षरता मूल अंतर को पहचानना होगा। जहाँ शिक्षा एक विस्तृत संकल्पना को निरूपित करती है, वहीं साक्षरता केवल इसके एक अंश अर्थात मात्रात्मक पक्ष को। शिक्षा एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन पद्धति को विकसित करने का उत्पादन है, जिसके अंतर्गत पढ़ना लिखना समझना, चरित्र विकास, बौद्धिक मानसिक मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक आदि सभी आयामों में गुणात्मक वृद्धि करना शामिल है। वहीं दूसरी ओर साक्षरता एक व्यक्ति के बौद्धिक स्तर में मात्रात्मक वृद्धि करती है, अन्य स्तरों से इसका प्रत्यक्ष संबंध नहीं। शिक्षा हमें सब होना सिखाती है, क्योंकि इससे व्यक्ति मनन शक्ति चेतना सद्बुद्धि विचारशीलता और ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसा भी हो सकता है कि कई वर्षों का अध्ययन भी व्यक्ति को सब ना बना सके। आज के समय में ऐसे पढ़े लिखे अज्ञानियों की संख्या कम नहीं है, जो 4 पुस्तकें पढ़कर अपने ज्ञान की सेखी बघाड़ते फिरते हैं। ऐसी भोरी नुमाइश करने वाले थोथा चना बाजे घना जैसे मुहावरे की प्रासंगिकता की वानगियाँ पेश करते हैं, इन्हें शिक्षित ना मानकर केवल साक्षर बना जा सकता है। अब मूल प्रश्न यह है कि शिक्षा किस प्रकार व्यक्ति को सब बनाती है, और सरल शब्दों में कहे तो मूल्यों के विकास और वास्तविक धरातल पर एक व्यक्ति की शिक्षा उसकी गर्भावस्था से शुरू हो जाती है। महाभारत अभिमन्यु की कथा इसी बात को उदाहरण पेश करती है। जन्मोपरांत अपनी माता संवेदना प्रेम त्याग करुणा जैसे मूल्यों को सीख कर तो पिता से नैतिकता पर दृढ़ रहने का देखिए जन्मोपरांत अपनी माता संवेदना प्रेम त्याग करुणा जैसे मूल्य सीख कर तो पिता से नैतिकता पर दृढ़ रहने की कला सीख कर एक बच्चा समाज में आता है। अब्राहम लिंकन और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने अपने चरित्र के विकास में माता की अहम भूमिका का जिक्र किया है। पारिवारिक देखिए यहाँ पर क्या कि पारिवारिक सीख के बाद विद्यालय में जाने पर पारिवारिक सीख के बाद विद्यालय में जाने पर वह अनुशासन सहभागिता समानता नैतिक जैसे गुणों का परिचय पाता है, तो पाठ्य पुस्तकों का ज्ञान उसके संज्ञानात्मक स्तर बढ़ाता है। इसी प्रकार शिक्षकों के मार्गदर्शन खेलने के से विकसित होने वाले मूल्य जैसे टीम भावना निष्पक्षता ईमानदारी आदि उसे और अधिक पुरस्कृत करती है। आगे तक उस शिक्षा में विभिन्न विचारधाराओं का संपर्क अन्य व्यक्तियों से मेल जोल वाद विवाद तर्क वितर्क उसे संवेदनशील विनम्र शालीन बनाने में मदद करता है। फिर आप आगे यहाँ पर है, एक व्यक्ति बिना साक्षर हुए भी पूर्ण रूप से शिक्षित हो सकता है। अकबर महान इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। देखिए उदाहरण एक उपयुक्त जीवन पद्धति के आधार पर एक व्यक्ति जहाँ ज्ञान के सलाह में डुबकी लगाता है, वहीं दूसरी ओर सत्य सहिष्णुता संवेदनशीलता करुणा औदात दृढ़ता जैसे मूल्य भी उसके चरित्र को आलोड़ित स्पंदित करते हैं। इसी आधार पर सुकरात ने कहा था, मैं शिक्षित अथवा ज्ञान इसी अर्थ में हूँ कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। मैं शिक्षित अथवा ज्ञान इसी अर्थ में हूँ कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। इसी प्रकार शिक्षा व्यक्ति के जीवन के दुष्ट भाव का विवेचन कर अहंकार दुष्टता लोभ लालच हिंसा आदि को नियंत्रित करने में भी मदद करती है। पौराणिक मिथक रावण को प्रकांड पंडित माना जाता था, परंतु पर स्त्री अपहरण करने कृत अहंकार भावना आदि उसकी शिक्षा की सार्थकता सिद्ध नहीं करते। राम द्वारा अपनी पत्नी के अति शक्तिशाली रावण से भिड़ना सेना में सहभागिता प्रेम करुणा जैसे मूल्यों को रखना ही राम की जीत के प्रमुख कारण थे। इन्हीं आधारों पर कबीरदास जी ने कहा भी था, पोथी पढ़ी जग मुआय पंडित भया ना कोई, पोथी पढ़ी जग मुआय पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़ी जग मुआय पंडित भया ना कोई, पोथी पढ़ी जग मुआय पंडित भया ना कोई।
पोथी पढ़ी पढ़ी जग मोया पंडित भयाना, कोई ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अब चर्चा के दूसरे पक्ष पर विचार करते हैं। आज के प्रतिस्पर्धा युग में साक्षरता के प्रयास शिक्षा के प्रयासों को वैधता शिक्षा के प्रयासों पर वैधता पाते जा रहे हैं। समाज में जिसके पास नौकरी है उसका सम्मान है, उसी का विवाह अच्छे घर में होता है, उसकी बातों की कदर की जाती है। इन्हीं कारणों से मूल्य के विकास को उपेक्षित कर केवल आर्थिक पक्ष को मजबूत करने हेतु रोजगार पाने का ही प्रयास किया जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में केवल साक्षरता का पक्ष होने के कारण रोजगार साधन बन जाते हैं, साधनों की परवाह नहीं की जाती है। इसी कारण आपको नकलबाजी, परीक्षाओं के फर्जीवाड़े, धन देकर नौकरियों का बिकना, अपने स्वभावानुरूप रोजगार प्राप्त न होने पर व्यक्तियों में बढ़ती विसंगतियाँ, आत्मनिर्वासन, अजनबीपन का बोझ, अनियंत्रित शहरीकरण, प्रदूषण की समस्या, उपभोक्तावाद की समस्या आदि पर उठते हैं। साक्षर तो केवल देखिए साक्षर तो केतन पार एक हर्षद मेहता जैसे घोटाले करने वाले व्यक्ति भी थे। साक्षर तो आतंकवादी ओसामा बिन लादेन भी थे और बुरहान वानी जैसे युवा अलगाववादी भी। परंतु उनकी साक्षरता की सार्थकता क्या है? बिना मूल्यों के विकास के साक्षर बनाना ठीक वैसा ही है जैसे बंदर के हाथ में बंदूक देना। तुलसीदास ने कहा भी है कि देखिए निशाचर जो श्रुति पंथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी। निशाचर जो श्रुति पंथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी। अर्थात जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग शुभ मार्ग छोड़कर कुकर्म करेंगे, कलयुग में केवल वे ही ज्ञानी कहलाएंगे। अर्थात जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग शुभ मार्ग छोड़कर कुकर्म करेंगे, कलयुग में केवल वे ही ज्ञानी कहलाएंगे। इसी प्रकार कहा जा सकता है कि साक्षर होकर रोजगार तो प्राप्त किया जा सकता है मगर संतोष नहीं, सफलता तो मिल जाएगी मगर सार्थकता नहीं, धन तो मिल जाएगा मगर चरित्र नहीं। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया। यहाँ देखिए एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया था, इसे गौर कीजिए। अर्थात इस पर कहा जा सकता है कि साक्षर होकर रोजगार तो प्राप्त किया जा सकता है मगर संतोष नहीं, सफलता तो मिल जाएगी मगर सार्थकता नहीं, धन तो मिल जाएगा मगर चरित्र नहीं। चर्चा का अंतिम पक्ष यह है कि किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए जो व्यक्ति को सर्वसाधारण सार्थक बना दे। अगर एक सूत्र वाक्य में उत्तर दिया जाए तो यह होगा कि साक्षरता के साथ साथ मूल्यों का विकास करना और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता विकसित करना। ये सब करना जितना आसान करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए एक बहुआयामी रणनीतिक आवश्यकता पड़ेगी और शिक्षा व्यवस्था में आमूल परिवर्तन के लिए डटे रहना पड़ेगा। शिक्षा जुड़े हर एक हितधारक पर ध्यान देकर उसे इस प्रकार की नई शिक्षा धारा जोड़ना होगा, चाहे वो शिक्षक हो, सरकार हो, बच्चों के माता पिता हो या स्वयं बच्चे हो। देखिए इस समूचे यहाँ देखिए क्या इस समूचे प्रयास में स्कैंडिनेवियन देशों से सीख ली जा सकती है, जहाँ प्रत्येक शिक्षार्थी पर ध्यान देकर उसे अपने स्वधर्म के अनुसार आगे बढ़ने को प्रेरित किया जाता है। इन सभी प्रयासों से ही हम देश में आगामी कुछ वर्षों में सचमुच ऐसी फौज खड़ी कर पाएंगे जो केवल साक्षर न होकर शिक्षित होगी, सभ्य होगी, शालीन होगी। शिक्षा का सीधा संबंध आत्मविश्वास होता है। अकादमिक शिक्षा हमें साक्षर और सूचनाओं के ज्ञान से समृद्ध बनाती है, लेकिन उनका इस्तेमाल वास्तविक शिक्षा पर संभव है। जब आगे यहाँ पर देखिए चुनाव सुधार निकट भविष्य की एक स्वप्न यहाँ पर कहा गया। उसमें देखिए कि हाल ही में चेन्नई के आर के पुरम विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में व्यापक धनबल के प्रयोग की आशंका व्यक्त की गई। अंतर चुनाव आयोग को उपचुनाव रद्द करना पड़ा। इस घटना ने एक बार पूरा देश में चुनाव सुधारों के निकट भविष्य में लागू होने की आवश्यकता को रेखांकित किया। चुनाव का अर्थ जिम्मेदार नागरिकों द्वारा स्वतंत्र विवेक के आधार पर स्वयं एवं समाज के व्यापक हित के लिए जनप्रतिनिधि का चयन है। देखिए यहाँ बहुत अच्छी बात कहा गया है। देखिए चुनाव का अर्थ जिम्मेदार नागरिकों द्वारा स्वतंत्र विवेक के आधार पर स्वयं एवं समाज के व्यापक हित के जनप्रतिनिधियों का चयन है। स्पष्टतः भारत से बहुलतावादी विकासशील आर्थिक असमानतापूर्ण 70% ग्रामीण आबादी वाले देश में जहाँ की मान्यताएं सामाजिक मानक एक आधारभूत परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया उद्देश्य एवं जन भागीदारी में व्यापक परिवर्तन, उपयुक्त निबंधनों एवं समर्पणकारी प्रोत्साहनों की आवश्यकता है। चुनाव सुधारों की चर्चा इन्हीं उद्देश्यों के इर्द गिर्द होती है।
देखिए यहाँ पर क्या है कि भारत में चुनाव सुधारों को मुख्यतः 7 अंगों में बांट सकते हैं। प्रथम तो आपको संस्थागत सुधार जिसका अर्थ है चुनाव आयोग की संस्थात्मक वित्तीय एवं कार्यकारी स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्भरता है। चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त को छोड़ करके कार्यकाल की निश्चितता, चुनाव आयोग के व्यय को भारत के संचित कोष पर भारित बनाना, चुनाव आयोग के व्यय को भारत के संचित कोष पर भारित बनाना तथा चुनाव आयोग के स्वतंत्र स्टाफ का विस्तार, कुछ ऐसे ही उपाय है। अभी मुख्य चुनाव आयुक्त के अतिरिक्त अन्य आयुक्तों को बिना महाभियोग के हटाया जा सकता है। और चुनाव आयोग के व्यय को संसद की स्वीकृति जरूरत होती है। अंततः चुनाव आयोग को कार्मिक एवं लोक शिकायत मंत्रालय से स्टॉक मांगना पड़ता है। द्वितीयतः दलों के आंतरिक सुधार भी चुनाव सुधार का संस्थागत सुधार का एक रूप है। वर्तमान में दलों के आंतरिक लोकतंत्र का पूर्ण अभाव है। कोई कार्यकर्ता किस प्रकार पदाधिकारी बन रहा है, टिकट किस आधार पर दिए जा रहे हैं, पार्टी का घोषणा पत्र कौन कैसे और कब तय कर रहा है। एक सुझाव यह दिया गया कि चुनाव आयोग दलों के संचालन की एक आदर्श प्रणाली मॉडल कोड को लागू करे। अन्य विचार दलों को सूचना का अधिकार अधिनियम में लाने का है। इन विचारों पर अधिक चर्चा की आवश्यकता है, परंतु यह तो स्पष्ट है कि प्रतिभागी लोकतंत्र का आदर्श दलों के आंतरिक लोकतंत्र के बिना दुष्प्राय है। तीसरे चुनाव का वित्तीयन जो कि वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण तथा ज्वलंत विषय है, इस पर विस्तार से चर्चा आवश्यक है। चुनाव के वित्तीय में 4 प्रमुख समस्याएं हैं। पहला देखिए अपारदर्शी वित्तीयन, यहाँ पर क्या अपारदर्शी वित्तीयन है। दूसरा देखिए खातों की ऑडिटिंग ना कराया जाना है। तीसरा देखिए काले धन को खपाना है। चौथा देखिए आपको कॉर्पोरेट वित्तीयन है। देखिए फिर यहाँ पर दबाव डालकर अनुचित लाभ का आश्वासन देकर और आपको मुखौटा कंपनियों द्वारा, देखिए एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर के अनुसार शीर्ष दलों को प्राप्त चंदे का 75% अज्ञात स्रोतों से आया। इस वर्ष के आम बजट में राजनीतिक पार्टियों को नकद चंदा देने की सीमा को 20,000 से घटाकर 2,000 किया गया। स्पष्ट ये पार्टियों द्वारा अलेखांकित धन को पाना कठिन बनाता है, परंतु असंभव नहीं। यह एक सुझाव दिया गया। देखिए यहाँ पर क्या कि एक सुझाव यह दिया गया कि नकद चंदे को देने वालों की संख्या को लिखना एवं पूरे चंदे को व्यक्तिवार दर्शाना अनिवार्य किया गया है। काले धन के उपयोग को कम करने के इलेक्टोरल बॉन्ड का प्रस्ताव भी किया गया। इसके अंतर्गत कॉर्पोरेट कंपनियां इन बॉन्डों को चेक आदि से ही खरीद पाएगी, परंतु ये बॉन्ड किसी राजनीतिक पार्टी को गोपनीय तौर से बिना पार्टी का नाम सार्वजनिक जारी किए जा सकेंगे। यह कदम कालेधन के प्रयुक्त पार्टी तो विपक्षी पार्टी की वित्तीय कॉर्पोरेट उत्पीड़न में तो रोक लगा सकता है, परंतु वित्तीय पारदर्शिता का अभाव, कॉर्पोरेट पर अनुचित दबाव मुखौटा कंपनियों द्वारा काले धन के प्रयुक्त शेयर धारकों कंपनियों के व्यय पर निगरानी में कमी ला सकता है। वस्तुतः संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह कॉर्पोरेट चंदे की पूर्व पारदर्शिता था उसके प्राप्तिकर्ताओं का कंपनी द्वारा अपनी बैलेंस शीट में उल्लेख देखिए उसके प्राप्तिकर्ता का कंपनी द्वारा अपनी बैलेंस शीट में उल्लेख एक उचित उपाय है। चुनावों का राज द्वारा वित्तीयन एक समसामयिक विचार है जो कि राजनीतिक चंदे को अवैध घोषित करके सरकारी वित्तीयन आधारित चुनाव की दृष्टि रखता है। यह कई मूलभूत चुनाव समस्याओं का समाधान कर सकता है। देखिए धनबल के आधार पर टिकट की खरीद के स्थान पर योग्य व्यक्तियों को टिकट मिल जा पाएगा। दलों में आंतरिक लोकतंत्र हेतु यह दबाव बनाएगा। फिर देखिए यहाँ पर क्या कि सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग कम होगा। प्राय वित्तीय कॉर्पोरेट संस्थाओं को चुनाव उपरांत सरकारी संस्थाओं के ठेकों को अनुचित रूप से देने का लालच दिया जाता है। यह एक उपयुक्त सुझाव है जिसका प्रायोगिक परीक्षण निकाय चुनावों में करके इसके गुण दोषों का परीक्षण करना चाहिए। इसकी कुछ प्रमुख चुनौतियां पर भी ध्यान देना आवश्यक है। देखिए पहला यहाँ पर जो कहा गया क्या सरकारी कोष, देखिए यहाँ पर क्या कि सरकारी कोष पर 5,000 करोड़ तक का बोझ पड़ सकता है। व्यक्ति एवं दल भी अघोषित रूप से चंदा लेना जारी रख सकता है। ये जनता एवं दलों के जुड़ाव में सुरक्षित चंदे की भूमिका को नजरअंदाज करता है। स्पष्ट रूप से चुनावी वित्तीयन पर कोई भी सुधार 3 प्रमुख संदर्भों काला धन, पारदर्शिता तथा सहभागिता को ध्यान में रखकर उठाया जाना चाहिए। देखिए चुनाव सुधार का चौथा प्रमुख अंग बाहुबली भ्रष्टाचारी लोगों का राजनीति में प्रवेश है। यद्यपि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आने के उपरांत चुनावी हिंसा में निर्णायक कमी आई है, परंतु फिर भी आपराधिक तत्वों द्वारा स्वयं को बचाने हेतु राजनीति में प्रवेश की प्रथा बरसों जारी है। एडीआर के अनुसार वर्तमान लोकसभा में 1/23 अधिक सांसदों के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद अब व्यक्ति का पूरा आपराधिक इतिहास चुनाव आवेदन पत्र के साथ देना
देने को अनिवार्य बनाया गया है। आवश्यकता इस बात की जनता को अपने निर्वाचन क्षेत्र में खड़े उम्मीदवारों का घोषणा पत्र पढ़ने को तथा वोट देते समय आपराधिक इतिहास को महत्व देने को प्रोत्साहित किया जाए। यह हमें चुनाव सुधार के 5 सबसे महत्वपूर्ण परंतु प्राय उपेक्षित रहने वाले मुद्दे को लेकर आता है। मतदाताओं का सशक्तिकरण। वस्तुतः अन्य सभी प्रयासों के बावजूद यदि मतदाता अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, किसी छोटे से उपहार, धन शराब के बदले यदि भोले भाले मतदाताओं के मताधिकार का दुरुपयोग होता रहेगा, तब तक चुनाव सुधारों के सार्थक परिणाम की आशा करना आत्मवंचना से अधिक कुछ नहीं है। जनता का आर्थिक सशक्तिकरण, धन के बदले वोट की हानियों के प्रति उनकी जागरूकता में वृद्धि के साथ साथ सुदृढ़ प्रवर्तन शक्तियों द्वारा इस प्रकार के प्रयासों पर कड़ी निगरानी की अभी आवश्यकता है। देखिए, छठा, तकनीक का पारदर्शी प्रयोग चुनाव सुधारों का एक और नवीन आयाम है। पिछले वर्ष इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की अवैधता पर उठे सवाल परसों ने शायद पहली बार चुनाव आयोग का भारतीय चुनाव प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाया। तकनीक का प्रयोग एक तरफ तो अत्यंत लाभकारी, पारदर्शी, दक्षतापूर्ण, यहाँ तक कि अपरिहार्य है, वहीं प्रक्रिया का मशीनीकरण इसका अमानवीकरण न कर दे। इस हेतु स्थान पर मानव आधारित सत्यापन यथा वीवीपीएटी का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। सोशल मीडिया तथा इंटरनेट आधारित तकनीकों का विनियमन भी तकनीक के प्रयोग का महत्वपूर्ण आयाम है। चुनाव से पूर्व धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय आधार पर दुष्प्रचार, वैमनस्य फैलाने का प्रयास, गलत खबरों, चित्रों द्वारा माहौल बिगाड़ कर चुनावों को ध्रुवीकृत करने की सुनियोजित नीति वस्तुतः निष्पक्ष चुनावों के लिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उपस्थित है। मीडिया में देखिए, मीडिया में पेड न्यूज पर काफ़ी नियंत्रण पाने के बाद सोशल मीडिया पर पेड न्यूज ग्रुप पेज आदि धड़ल्ले से चल रहा है। वस्तुतः चुनाव सुधार हेतु सोशल मीडिया पर राजनीतिक दलों ग्रुपों का नियमन अति आवश्यक है। फिर इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित सोशल मीडिया नीति को चुनाव सुधार के नजरिए से भी पुनर्गठित करने की आवश्यकता है। अंततः लगातार चुनाव का दूरगामी कठोर निर्णय लेने में सरकार की अक्षमता, आचार संहिता कारण विकास कार्यों में अवरोध, देश की संसद का सदैव चुनावी मोड में रहने से रचनात्मक भाषा का अभाव एक चुनौती है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भी संसद एवं विधायिका के चुनाव एक साथ कराने का विचार रखा गया है, परंतु संघात्मक ढांचे कारण राज्य विधायकों को समय से पूर्व भंग करना अनैतिक कहा जा सकता है। दूसरे राष्ट्रीय मुद्दे राष्ट्रीय दलों द्वारा क्षेत्रीय दलों को दबाया जा सकता है। तीसरे, एक त्रिसंख्यक विधानसभा समय से पहले भंग होकर इस तारतम्य को पूर्ण तोड़ सकती है। देखिए, पूरे भारत के निकाय चुनाव को एक साथ कराकर इसके लाभ हानि का परीक्षण किया जा सकता है तथा तदनुरूप आगे कदम उठाए जा सकते हैं। सारे चुनाव एक साथ कराए जाने का स्थान पर ढाई वर्षों के उपरांत आधे चुनाव कराए जा सकते हैं। निष्कर्ष, चुनाव सुधारों के उपयुक्त बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाने एवं लोकतंत्र को सही अर्थ में स्वतंत्र एवं योग्य जनता द्वारा निष्पक्ष निर्वाचन के रूप में स्थापित करने का समय आ चुका है। भारत की समृद्धि, समावेश तथा अखंडता के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारत की नेतृत्व क्षमता का विस्तार समयबद्ध चुनाव सुधारों द्वारा परिपोषित किया जा सकता है। यह भारत को आर्थिक महाशक्ति के साथ साथ राजनीतिक महाशक्ति बनने का मार्ग प्रशस्त करेगा। फिर आपको आगे देखिए, भारत में श्रम सुधार एवं आर्थिक विकास में इसका योगदान की बात आपके यहाँ पर की गई है, उसको यहाँ पर देखिए। भारत में श्रम सुधार एवं आर्थिक विकास में इसका योगदान। किसी भी देश के विकास है तो वहाँ की अर्थव्यवस्था का मजबूत होना आवश्यक है। अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पादन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्रम उत्पादन की एक महत्वपूर्ण, देखिए यहाँ पर क्या कि श्रम उत्पादन की एक महत्वपूर्ण इकाई है। श्रम उत्पादन एक महत्वपूर्ण इकाई है, अतः उत्पादन हेतु आवश्यक है कि श्रम से संबंधित नियम एवं विधि इस प्रकार से हो कि एक तरफ जहाँ श्रमिकों का शोषण न हो, वहीं दूसरी ओर सौहार्दपूर्ण वातावरण उत्पादन एवं औद्योगिक विकास संभव हो सके। वर्तमान श्रम नियमों एवं विधि को इस आदर्श स्थिति को ले जाना ही श्रम सुधार। वर्तमान श्रम नियमों एवं विधि को इस आदर्श स्थिति तक ले जाना ही श्रम सुधार है। भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में श्रमिकों की स्थिति के प्रति चेतना जागृत हो गई थी। कराची प्रस्ताव, ट्रेड यूनियनों का गठन एवं कांग्रेस का इसको सक्रिय सहयोग था। स्वतंत्रता पश्चात मिश्रित अर्थव्यवस्था में भारी उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में रखना भारत की नीतियों देखिए यहाँ पर क्या कि भारत की नीतियों को श्रमिकों कल्याण हेतु प्रयोग किया जाना इसके उदाहरण है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 43B के अनुसार राज्य का कर्तव्य है कि उद्योग के प्रबंधन में कर्मियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, परंतु समय के साथ साथ श्रम कानून श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए तथा उनके हितों की रक्षा करने हेतु मिश्रित कानून राज्यों तथा केंद्र के स्तर बनाए गए, जैसे कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, फैक्ट्री एक्ट 1928 अधिनियम इत्यादि।
परंतु समय के साथ साथ इन कानून इंस्पेक्टर राज को जन्म दिया तथा वे कानून उद्योगपतियों को उत्पीड़ित करने का साधन बनने लगे। इससे देखिए यहाँ पर क्या इससे देखिए कि इससे वहाँ एक और नए उद्योग लगने में बाधाएं आने लगी। वहीं पुराने उद्योग या तो बंद होने लगे बंद होने लगे अथवा उन राज्यों अथवा क्षेत्रों में जाने लगे जहाँ श्रम कानून अपेक्षा के उदार थे। वैश्वीकरण के पश्चात स्थितियाँ परिवर्तित होने लगी। अब विकास तथा उत्पादन में निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका को स्वीकार किया जाने लगा। अतः आवश्यक था कि श्रम कानूनों में भी समय के अनुसार सुधारों को लागू किया जाए। श्रम कानून के दो पहलू हैं, पहला श्रमिकों की सुरक्षा एवं कल्याण को ध्यान में रखा जाए तथा दूसरा यह कि उद्योगपतियों को भी इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिल सके। वर्तमान में श्रम सुधारों पर किए गए प्रयासों को देखें तो यह स्पष्ट नजर आता है। केंद्र के स्तर पर श्रमेव जयते नामक योजना प्रारंभ की गई है। इसमें श्रमिकों हेतु एकीकृत खाता संख्या UAN प्रारंभ की गई है ताकि नौकरी बदलने पर भी भविष्य निधि खाता संख्या समान रहे। साथ ही श्रमिक पहचान संख्या LRN का प्रावधान किया गया है। निरीक्षण की प्रणाली को पारदर्शी एवं कंप्यूटर आधारित बनाया गया। अब निरीक्षण रैंडम संख्या आधार पर होगा। साथ ही 72 घंटे के अंदर निरीक्षण रिपोर्ट के कंप्यूटर में डालना होगा। यह उद्योगों को शोषण से मुक्ति प्रदान करेगा। फैक्ट्री अधिनियम में संशोधन कर अब इसकी परिभाषा को व्यापक किया गया है। अब विद्युतीकृत उद्योग में 10 के स्थान पर न्यूनतम 20 तथा गैर विद्युतीकृत उद्योग में 20 के स्थान पर न्यूनतम 40 श्रमिकों को फैक्ट्री की परिभाषा के अंतर्गत माना गया है। साथ ही ओवर टाइम के घंटों को भी बढ़ा दिया गया है। अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना भी श्रम सुधार का ही एक अंग है। अब गैर इंजीनियरिंग अप्रेंटिस को भी उद्योगों में प्रशिक्षण प्राप्त करने का मौका मिल सकेगा। इस हेतु उद्योगों को भी प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। फिर देखिए श्रम में देखिए क्या कि श्रम में महिलाओं की सहभागिता को सुनिश्चित करने हेतु भी प्रयास किए गए। हाल ही के आपको यहाँ पर क्या कि हाल ही के महिलाओं को रात में भी काम करने की अनुमति प्रदान की गई है। साथ ही प्रबंधन पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी डाली गई है। मातृत्व अवकाश को 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया गया है। ऐसा करके भारत विश्व के अग्रणी देशों में शामिल हो गया जहाँ सर्वाधिक मातृत्व अवकाश है। चूंकि भारत एक संघीय राष्ट्र अतः राज्य भी श्रम सुधारों की प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग है। वर्तमान में 24 श्रम कानून है इनमें से 16 कानून राज्यों के स्तर पर है। अतः श्रम कानूनों में राज्यों का सहयोग आवश्यक है। राजस्थान जो औद्योगिक विवाद अधिनियम के द्वारा इस क्षेत्र में प्रशंसनीय पहल की गई है। इसके अंतर्गत जहाँ पर 100 या अधिक श्रमिक होने उद्योगों को बंद कर राज्य सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक थी, वहीं इसे बढ़ाकर अब 300 कर दिया गया। औद्योगिक विकास में श्रम सुधार का महत्वपूर्ण योगदान है। विश्व बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में श्रम कानूनों की जटिलता एक बड़ा कारक है जो कि भारत की स्थिति को विश्व में 130वें स्थान पर रखता है। अर्थात कि आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 में चक्रव्यूह समस्या को भारतीय उद्योग एक बड़ी समस्या माना गया। उद्योग आरंभ करना तो आसान है परंतु अलाभकारी स्थिति आने पर उद्योग को बंद करना बहुत कठिन है। 100 श्रमिक से अधिक होने पर राज्य सरकार से अनुमति आवश्यक है परंतु राजनीतिक हितों को देखते हुए राज्य द्वारा अनुमति मिलने में देर हो जाती है, अनुमति नहीं मिलती है। इस स्थिति से बचने हेतु अपना विस्तार नहीं करते। इस स्थिति से बचने हेतु उद्योग अपना विस्तार नहीं करते और 100 श्रमिकों से कम लोगों की औपचारिक रूप से नियोजित करते हैं। फलस्वरूप एक तरफ उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते, वहीं दूसरी ओर काफ़ी लोग बेरोजगार रह जाते हैं। भारत में छोटे उद्योगों में औसत श्रमिक संख्या 75 है जबकि इंडोनेशिया जैसे छोटे से देश में प्रति उद्योग औसत 180 श्रमिक है। उद्योग भारी भरकम श्रम कानून से बचने के लिए अपने उद्योगों का विस्तार नहीं करते। उद्योग भारी भरकम श्रम कानून से बचने के लिए अपने उद्योगों का विस्तार नहीं करते। आर्थिक सर्वेक्षण 2015 बताता है कि भारत में 40 वर्ष पुराना उद्योग 1.5 गुना तक की वृद्धि कर पाता है जबकि अमेरिका में वृद्धि 8 गुना तक है। ठेके पर श्रमिक अपना कार्य करते हैं। चूंकि ये असंगठित अनौपचारिक होते हैं अतः श्रम कानून का शिक्षण प्राप्त न होने से इनका शोषण होना संभव हो जाता है। वर्तमान श्रम सुधार उद्योग कठिनाइयां एवं श्रमिकों की बढ़ती संख्या को देखकर वर्तमान श्रम सुधार उद्योग की कठिनाइयों एवं श्रमिकों की बढ़ती संख्या को देखकर इस दिशा में एक प्रयास है। साथ ही कौशल विकास भी इस प्रयास का एक अंग है। इसके द्वारा कुशलता प्राप्त लोगों का नियोजन संभव हो सकेगा।
आप देखिए क्या कि श्रम सुधार आर्थिक सुधारों का एक भाग है। श्रम सुधारों से इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की स्थिति में सुधार होगा। परंतु यहाँ यह भी ध्यान में रखना होगा कि वर्तमान श्रम सुधार मुख्यतः संगठित श्रमिकों से संबंधित समस्याओं को ही लक्षित करते हैं, जबकि 93% श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। अतः प्रभावी श्रम सुधारों हेतु इस क्षेत्र पर भी ध्यान देना आवश्यक है। इसके साथ ही देखिए इसके साथ ही यह भी कहना होगा कि केवल श्रम कानून ही आर्थिक विकास हेतु एकमात्र बाधा नहीं है, बल्कि अन्य कारक इसमें महती भूमिका निभाते हैं, जैसे विद्युत क्षेत्र में सुधार, अवसंरचना, सड़क, रेल संपर्क आदि। लालसाई भी आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है और फलस्वरूप यह आवश्यक हो जाता है कि अन्य क्षेत्रों में भी सुधारों को आगे बढ़ाया जाए। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वर्तमान समय में किए जाने वाले श्रम सुधार आर्थिक विकास को गति प्रदान करते हैं, परंतु इसमें यह भी ध्यान रखना होगा कि यह सुधार एक प्रक्रिया के रूप में सदैव जारी रहे, तथा इसमें श्रमिक संगठनों, सिविल सोसाइटी, उद्योग समूह, राज्यों जैसे हितधारकों को विश्वास में लेते हुए इन पर सही अमल सुनिश्चित किया जाए। तभी भारत एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को एक मूर्त रूप प्राप्त करने में सक्षम होगा, तभी वास्तव में श्रमेव जयते का नारा सार्थक होगा। फिर आपको आगे यहाँ पर है क्या नाम मतलब गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपनी प्रासंगिकता खो बैठा है। क्या नाम अर्थात गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपनी प्रासंगिकता खो बैठा है। या फिर आपको देखिए एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया, क्या नाम अर्थात गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपनी प्रासंगिकता खो बैठा है। नाम गुटनिरपेक्ष आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक संस्था है जिनके एक साथ जुड़ने के साझा कारण है। पूरा विश्व जब शीत युद्ध की चपेट में था तब ऐसे में एक समान स्थितियों वाले कुछ देशों ने द्विध्रुवीय विश्व के विरुद्ध बिगुल बजाया एवं नाम का गठन हुआ। आज के बदलते दौर में जब पूरी दुनिया अत्यंत तेजी से बदल रही है, यह प्रश्न बार बार सामने आता है, क्या नाम प्रासंगिक है या नाम का उद्देश्य खत्म नहीं हो पाया, या नाम का उद्देश्य खत्म नहीं हो गया है। क्या नाम अपने मूल सिद्धांतों से भटक चुका है या भूल चुका है। लेकिन क्या नाम अपने लक्ष्यों को हासिल करने में कामयाब रहा है। इन तमाम प्रश्नों की तमाम जानने की आवश्यकता है, तभी सच्चे अर्थों में हमें हकीकत की जानकारी होगी। दरअसल यह आंदोलन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल नासिर, यूगोस्लाविया के राष्ट्राध्यक्ष जोसेफ टीटो एवं इंडोनेशिया तथा घाना के शीर्ष नेतृत्व का साझा प्रयास था। अपनी स्थापना के समय से ही इस मिशन का उद्देश्य स्पष्ट है, जो अपने आप में तीसरे विश्व की संयुक्त मांगों का घोषणा पत्र है। हालांकि विकासशील विश्व की एक समान साझी चुनौतियां नाम के गठन के प्रमुख कारणों में से जब पूरा विश्व शीत युद्ध की लहरों में हिचकोले मार रहा था, तब उन देशों के लिए असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी, जो किसी भी गुट का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। ऐसे में नवोदित स्वतंत्र राज्य जो अपने देश की सार्वभौम सत्ता को सर्वोपरि मानते थे, और उन्होंने इस मंच के माध्यम से एक साथ जुड़ने का फैसला किया। राष्ट्रीय सुरक्षा, साम्राज्यवाद एवं नस्लवाद के खिलाफ साझी राय, उपनिवेशवाद एवं सैन्यकरण के विरुद्ध एक मत इन देशों को जोड़ने का आधार स्तंभ बना। ये देश संयुक्त राष्ट्र के लगभग 2/3 देश एवं विश्व की आधी से ज़्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसी दशा में NAM की प्रासंगिकता अर्थात नाम की प्रासंगिकता का सवाल ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस बीच अगर निकट भूत की बात की जाए तो नाम के अस्तित्व ने अपने आप को सिद्ध किया है कि जैसे मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने का समर्थन, सुरक्षा परिषद में विकासशील देशों का स्थायी सदस्यता का समर्थन, COP पेरिस में पर्यावरणीय मुद्दों पर विकासशील विश्व की बुलंद राय रखना, सैन्यवाद के विरुद्ध हमेशा से ही निरस्त्रीकरण के अविरल प्रयास करना, WTO में खाद्य सब्सिडी के सवाल पर तीसरे विश्व का रुख रखना, इन कुछ उपलब्धियों में से एक है। नाम की प्रासंगिकता क्यों बरकरार है, यह सवाल देखिए। नाम की प्रासंगिकता क्यों बरकरार है, यह सवाल जेहन में आते ही तमाम प्रतिक्रियाएं मस्तिष्क में कौनती है। तमाम प्रतिक्रियाएं देखिए। नाम की प्रासंगिकता क्यों बरकरार है, यह सवाल जेहन में आते ही तमाम प्रतिक्रियाएं मस्तिष्क में कौनती है। आज पूरा विश्व बहुपक्षीय मुद्दों से आमना सामना कर रहा है। आतंकवाद, उग्रवाद, व्यापार, सेक्शनवाद, नस्लभेद, जलवायु परिवर्तन, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार, आपदा प्रबंधन, प्रवासी संकट, परमाणु संध्या आदि उन मुद्दों में शुमार है
उन मुद्दों में शुमार है जो वैश्विक महत्व के हैं तथा जिन पर तीसरे विश्व के अधिकतम देश एक समान राय रखते हैं। बहरहाल जो लोग नाम की प्रासंगिकता पर प्रश्न उठाते हैं उनका मानना है कि यह आंदोलन कुछ समय के लिए ठीक था। आज के इनकी आवश्यकता नहीं है, मगर वे लोग भूल जाते हैं कि समाजवाद, नस्लवाद, उपनिवेशवाद की समस्या पुरानी जरूर है, लेकिन उसका नया स्वरूप आज भी पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। साइबर अपराध, मीडिया तथा प्रेस से जुड़े मुद्दे इन्हीं में से है। देखिए, जो नव समाजवाद में मुखर यह एकमात्र संगठन नाम ही है जो पूरे विश्व को हथियारों के दौर के नुकसान से देखिए, यह एकमात्र संगठन नाम ही है जो पूरे विश्व को हथियारों की दौड़ के नुकसान बताता है तथा कहता है कि औंधे मुंह सैन्यकरण करना विश्व शांति रास्ता नहीं है। यह नाम ही है जो पूरी दुनिया को पर्यावरणीय मुद्दों पर उन देशों की साझी राय प्रस्तुत करता है जो विकास के दौर में पीछे छूट गए थे। यह नाम ही है जो WTO में व्यापार संरक्षणवाद के मुद्दे पर विकासशील देशों का मत रखता है, जिनका किसी भी सैन्य गुट से कोई वास्ता नहीं है। आजकल विविधताओं ने अपने स्वरूप में बहुत तेजी से परिवर्तन करना शुरू कर दिया है, मगर समस्या यथावत है। डिजिटल डिवाइड, एथनिक राष्ट्रवाद, मिश्रित क्षेत्रवाद एवं साइबर अपराध उन्हीं नए युग की विविधताओं में से एक है। इन नए युग की चुनौतियों के साथ साथ व्यापारिक पारंपरिक समस्याएं भी आज भेष बदल कर विद्वान है। WTO, UNFCCC एवं अन्य संगठनों से जुड़े मुद्दों के संबंध विकासशील विश्व की आवाज़ नाम ही बन सकता है, क्योंकि विकसित बना विकासशील की घुड़दौड़ प्रतिस्पर्धा में कई छोटे मोटे देश आवाज़हीन वॉयसलेस हो गए हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रीय संगठन इस दिशा में सशक्त कदम उठाए, मगर वे काफ़ी नहीं हैं। लेकिन इस पूरे विमर्श के बीच हमें यह सोचना होगा कि आखिर नाम की प्रासंगिकता पर सवाल क्यों उठे। कुछ समय पूर्व सामूहिक चर्चा का मुद्दा यह क्यों बना कि क्या नाम आज भी जीवित है। यहाँ विश्लेषण करने पर सिद्ध होता है कि नाम की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह का कारण इसके सदस्य देशों की गतिविधियाँ ही हैं। बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि नाम की अंतिम बैठक कब हुई थी। अधिकतर देश बैठकों में शीर्ष नेतृत्व की बजाय उनके प्रतिनिधियों को भेजते हैं जो उनकी कमतर रुचि का परिचायक है। मुद्दे की तम जाए तो हम यह पाते हैं कि नाम के सदस्य देशों में ही राजनीतिक साम एवं आर्थिक धारणा पर समानता नहीं है जो इसके सारे प्रयासों की सफलता में बाधा बनकर उभरती है। अधिकतर देश आज भी किसी न किसी मुद्दे पर USA या रूस की तरफ झुक जाते हैं या अलग स्थितियों में पक्ष परिवर्तित कर देते हैं, जो कि बड़ा रोला है। यह समस्या देखिए, एक समस्या यह भी है कि इन देशों की कोई अलग से विशेष विचारधारा नहीं है जो इन्हें मजबूर करे। संसाधनों की सीमितता एवं राष्ट्र के आंतरिक मुद्दे भी हैं जो नाम देशों को सक्रिय रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेने में बाधा उत्पन्न करते हैं। मगर संपूर्ण विश्लेषण ये कहता है कि इसके साथ समय के चक्र ने नाम की सदस्य संख्या 25 से बढ़ाकर 125 कर दी है। महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दे पर सारे देश आज भी एक समान राय रखते हैं तथा परस्पर सहभागिता से आगे बढ़ते हैं। ऐसी परिस्थितियों में नाम की प्रासंगिकता पहले से भी ज़्यादा हो गई, क्योंकि जिन मुद्दों लक्ष्यों के लिए नाम का गठन हुआ था वे मुद्दे आज भी विमर्श का विषय है तथा समस्या यथावत है। ऐसे में नाम सदस्यों के लिए बेहतर यही है कि शिथिल हो चुके इस आंदोलन को जीवंत किया जाए। फिर आगे एक आपको देखिए जो लेख है वो आपको यहाँ पर क्या भीड़ तंत्र करना एक नई प्रवृत्ति यहाँ पर आपको है, उसको देखिए। देखिए यहाँ पे जो कहा गया क्या कि जब चिंतन पर काई जम जाए विप्लव की भांवर थम जाए, जब चिंतन पर काई जम जाए विप्लव की भांवर थम जाए तो समझो पीढ़ी हार गई पुरवा को पछुआ मार गई। देखिए क्या, जब चिंतन पर काई जम जाए विप्लव की भांवर थम जाए तो समझो पीढ़ी हार गई पुरवा को पछुआ मार गई। देखिए यहाँ पर क्या कि वर्तमान भारत की युवा पीढ़ी आज स्वतंत्र चिंतन की पुरानी रीति को छोड़कर एक नई प्रवृत्ति से युक्त हो गई है और वह है मॉब लिंचिंग। यह सब सुनते ही हमारे सामने गुमनामी में पहचान छुपाकर किसी वर्ग विशेष के लोगों को पीड़ती भीड़ का दृश्य सामने आता है। यह भीड़ जो तुरंत न्याय करने की प्रवृत्ति को धारण कर राज के अस्तित्व को ही नकारती दिखाई देती है। यह भारतीय समाज के विकास झूठा साहित्य कर आदिम समाज का नज़ारा पेश करती है।
अब हम ये समझते हैं कि भीड़ क्या होती है, उसका न्याय क्या होता है। वस्तुतः भीड़ के तहत अस्थायी रूप से समान मूल्य एवं भावनाओं की पहचान के साथ जुड़े अलग अलग लोगों के समूह को शामिल किया जाता है। भीड़ की कोई पहचान नहीं होती। भीड़ के उद्देश्य भी तात्कालिक होते हैं। कहा जाता है कि भीड़ में जो एक क्षण देखिए भीड़ में जो एक क्षण पहले नायक है वो अगले क्षण प्रीत भी हो सकता है। भीड़ में जो एक क्षण पहले नायक है वो अगले ही क्षण प्रीत भी हो सकता है। इतिहास में एक उदाहरण है जहाँ भीड़ ने अपने नेता का विनाश कर। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं। देखिए इतिहास में ऐसे कई उदाहरण है कि जहाँ भीड़ ने अपने नेता का ही विनाश कर दिया। फ्रांस का शासक रोबेस्पियर इसका प्रमुख उदाहरण है। भीड़ की परिभाषा को आगे बढ़ाए तो कहा जा सकता है कि भीड़ सिगमंड फ्राइड ईड की अवधारणा को अभिव्यक्त करती है। सिगमंड फ्राइड ईड की अवधारणा को अभिव्यक्त करती है। अभिव्यक्त करती है। देखिए यहाँ पर क्या कि करती भीड़ में व्यक्ति अपने सारे मूल्य एवं शिक्षा को भूलकर भीड़ में व्यक्ति देखिए यहाँ पर क्या कि भीड़ में व्यक्ति अपने सारे मूल्य एवं शिक्षा को भूलकर आदिम स्थिति में पहुंच जाता है। भीड़ जो भी उसमें शामिल होता है देखिए भीड़ जो भी उसमें शामिल होता है वह की पहचान छीन लेती है। भीड़ का कोई धर्म नहीं होता। राष्ट्रीय आंदोलन में सभी धर्म तथा वर्गों से युक्त जन भागीदारी ने स्वतंत्रता प्राप्ति में योगदान दिया था। लेकिन आज वही भीड़ किसी को खान पान धर्म तथा समूह के आधार पर मारने से पहले बिल्कुल नहीं सोचती। अब हमारे सामने प्रश्न है कि आज का यह भीड़ इतनी उग्र क्यों हो गई है। प्रस्तुत माना जाता है कि भीड़ द्वारा न्याय राज्य की विफलता का सूचक है। विफलता का सूचक है। देखिए जो कार्य राज्य द्वारा किया जाना चाहिए आज उसे भीड़ कर माना जाता है कि भीड़ को राजनीति और सत्ता मिलकर पैदा करते हैं। आगे यही भी आपको नियंत्रण से मुक्त होकर राज्य के अस्तित्व को ही चुनौती देने लगती है और सामने आता है भीड़ तंत्र का न्याय। वर्तमान समाज उपभोक्तावादी दृष्टिकोण से युक्त हो गया है। आज सहयोगिता सहिष्णुता की भावना लगातार कम होती जा रही है। आज हम की बजाय मैं प्रभावी हो गया। समाज में व्यक्ति केंद्रित विकास के कारण कई लोग विकास के मार्ग में पीछे छूट गए हैं। देखिए वस्तुतः एक पक्षीय वैश्वीकरण संसाधनों के संकेंद्रण के कारण गरीबी तथा बेरोजगारी सामने आ रही है। मानेसर कार प्लांट में भीड़ तंत्र द्वारा न्याय का कारण बेरोजगारी ही था। माना जाता है कि भारत 10% लोगों के पास देश की 98% संपत्ति का स्वामित्व है। गत वर्ष सृजित पूंजी के 73% भाग 1% लोगों का अधिकार था। इस कारण भारत में भी फ्रांस एवं रूस की क्रांति जैसी स्थितियां उत्पन्न हो रही है। यद्यपि यहाँ राज्य की भूमिका अलग है। देखिए यहाँ पर क्या कि आगे देखें तो भारत की शिक्षा व्यवस्था भीड़ तंत्र को ही बढ़ावा दे रही है। आगे मास्टर की डिग्रीधारी लोग बेरोजगारी या अल्प रोजगार के कारण कुंठित हो रहे हैं और यह कुंठा मॉब लिंचिंग के रूप में सामने आती है। आज भारत की शिक्षा व्यवस्था वैज्ञानिकता के विकास के बजाय अंधानुकरण तथा असहिष्णुता को बढ़ावा देती दिख रही है। इस कारण प्राचीन काल की परोपकारता सहयोग की अवधारणा का विकृत रूपांतरण भीड़ तंत्र द्वारा न्याय के रूप में सामने आ रहा है। भारत की न्याय व्यवस्था अपने लंबित मुकदमों का अन्याय का ही पर्याय बन चुकी है। माना जाता है कि किसी हथियार या बलात्कार को सजा देने का समय तब आता है जब आरोपी मर चुका होता है। मौन है इंसानियत के कत्ल पर इंसाफ अगर देखिए यहाँ बहुत अच्छी बात लिखा गया है। मौन है इंसानियत के कत्ल पर इंसाफ अगर अब कहाँ होगी भला उस पर जी रहा कुछ सोचिए। देखिए आप क्या मौन है इंसानियत के कत्ल पर इंसाफ अगर अब कहाँ होगी भला उस पर जी रहा कुछ सोचिए। न्याय व्यवस्था की लेट लतीफी कारण भीड़ को कानून का भय नहीं रह गया है। आज कानून का शासन बदलकर भीड़ का शासन हो गया है। संविधान के धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन कर किसी विशेष धर्म के लोगों को खान पान रहन सहन के आधार पर कथित देशभक्त तथा गोरक्षकों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। रही सही कसर आज सोशल मीडिया पूरी कर रही है। फेक न्यूज राजनीतिक नियंत्रण के कारण सोशल मीडिया किसी विशेष विचारधारा से संचालित हो रहा है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया भी जन जागरूकता के प्रसार के बजाय घटनाओं को धर्म तथा वर्ग के आधार पर देखकर किसी विशेष वर्ग के हितों को ही बढ़ावा देता दिख रहा है। आगे विमर्श को भीड़ तंत्र द्वारा न्याय तक बढ़ाया जाए। आगे विमर्श को भीड़ तंत्र द्वारा न्याय तक बढ़ाया जाए तो देखा जा सकता है कि उसके तात्कालिक
एवं तात्कालिक एवं दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में देखें तो देखिए यहाँ पर क्या राजनीतिक क्षेत्र में देखें तो भीड़ संवैधानिक मूल्य होता है, व्यक्ति के धर्म की स्वतंत्रता, गरिमापूर्ण देखिए गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार तथा निजता के मूल अधिकार का उल्लंघन करती दिख रही है। भीड़ देखिए भीड़ तंत्र से समाज में अराजकता, भीड़ तंत्र से समाज में अराजकता असुरक्षा का प्रसार होता है। भीड़ तंत्र के भीड़ तंत्र के न्याय भीड़ तंत्र के न्याय के कारण कानून तथा न्याय व्यवस्था का मजाक उड़ा कर उल्लंघन किया जा रहा है। आज राष्ट्रवाद धर्म आज राष्ट्रवाद धर्म तथा वर्ग के आधार पर विभाजित होकर उपराष्ट्रवाद के रूप में सामने आ रहा है। भीड़ तंत्र व न्याय के कारण अराजकता, उग्रवाद के साथ साथ आतंकवादी संगठनों को भी अपने पैर पसारने का अवसर मिलता है। इसके कारण राज्य की समक्ष आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां सामने आती है। इसी कारण आपको मनोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग अफ्रीका के देशों से भी कम है। आगे देखें तो भीड़ तंत्र व न्याय की नई प्रवृत्ति के कारण सामाजिक क्षेत्र में आपको विविधता में एकता, सहिष्णुता के बजाय धर्म की विकृत व्याख्या असहिष्णुता को बढ़ावा मिल रहा है। अल्पसंख्यक वर्ग भीड़ तंत्र की हिंसा से पीड़ित होने के मामले बहुसंख्यक 86% बन गया है। देखिए जिन कथित दलितों को सामाजिक विकास की प्रक्रिया में पीछे रखा गया, उन्हें भीड़ तंत्र द्वारा न्याय करने में आगे कर प्रवृत्त बनाया जा रहा है। भीड़ तंत्र द्वारा न्याय के कारण समाज में समानुभूति, सहानुभूति, करुणा की अवधारणा कम होती जा रही है तथा भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रयोग सामाजिक न्याय के बजाय सामाजिक अन्याय में किया जा रहा है। मॉब लिंचिंग कारण संस्कृति को दीर्घकालिक क्षति होती है तब पीछे की प्रक्रिया को गर्त में धकेल दिया जाता है। आगे अन्य पक्षों को देखें तो मॉब लिंचिंग से अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब होती है तो क्रेडिट रेटिंग तथा निवेश में गिरावट का कारण बनती है। पलायन तथा संसाधनों का विनाश, मानव संसाधन के कारण सामाजिक आर्थिक विषमता को बढ़ावा मिलता है। भीड़ का शिकार महिला वर्ग भी होता है। इसके कारण भारत की आधी आबादी दबाया जाता है। महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जाना आदिम समाज से भी कमजोर दशा को सूचित करता है। ऐसा नहीं कि भीड़ तंत्र द्वारा न्याय केवल नकारात्मक परिणाम ही सामने आते हैं। इस भीड़ ने फ्रांस की क्रांति तथा रूस की क्रांति के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के माध्यम से भारत को स्वतंत्र कराया। इंडिया अगेंस्ट करप्शन में इस भीड़ का सक्रिय भूमिका थी, लेकिन भीड़ के वर्तमान में सकारात्मक प्रभाव अल्प है जिन्हें न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। अब देखते हैं कि सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए क्या है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार को निर्देश दिया गया कि इसमें कहा गया सरकार को एक नोडल अधिकारी की जिला स्तर पर नियुक्ति करनी चाहिए तथा सोशल मीडिया टीवी का प्रयोग कर जन जागरूकता कार्यक्रम प्रसारित किए जाना चाहिए। जागरूकता समाज का निर्माण करके ही भीड़ तंत्र की हिंसा पर नियंत्रण किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता में भी भीड़ के तंत्र द्वारा हिंसा को नकारा गया है तथा असहिष्णुता निवारण अधिनियम भी इसी दर्शन से प्रेरित है। इसी तरह एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे प्रयास भी सहयोग को ही बढ़ावा देकर नस्लीय भेद लैंगिक भेद को नकारते हैं। वस्तुतः बंगलोर में हिंसा में पूर्वोत्तर के निवासियों के प्रति नस्लीय भेद विद्वान थी। सोशल मीडिया पर भी सिविल सोसाइटी द्वारा नेशनल कैंपेन अगेंस्ट मॉब लिंचिंग चलाया गया है, लेकिन यह प्रयास सीमित स्तर पर ही किए गए था। इनमें भी प्रशासनिक तथा राजनीतिक अनिच्छा को देखा जा सकता है। पुलिस की मौजूदगी में भीड़ द्वारा हिंसा की जा रही है। अतः जरूरत तो व्यापक स्तर पर पुलिस में सुधार किए जाने की जरूरत है। सुधार किए जाने की है। साथ ही समाजीकरण की प्रक्रिया तथा उचित शिक्षा तथा अभिवृत्ति के परिवर्तन में सक्षम मूल्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए। वस्तुतः शिक्षा का मत अक्षरों का निष्प्राण साक्षात्कार न होकर सभ्यता तथा सांस्कृतिक अनुव्रत पर समीक्षा होनी चाहिए। इसी तरह सोशल मीडिया पर प्रभावी नियंत्रण किया जाना चाहिए जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संगत हो। सोशल मीडिया समूह व्हाट्सएप, फेसबुक को भी अपनी जिम्मेदारी का प्रभावी निर्वहन कर शांति युक्त समाज के निर्माण में योगदान देना चाहिए। सोशल मीडिया पर आपको जागरूकता कार्यक्रमों के साथ सिविल सोसाइटी की भूमिका को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
फिर आपको देखिए इसी तरह स्थानीय शासन इसी स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक शुचिता का प्रयास कर स्वच्छ तथा जागरूक राजनीतिक निर्माण किया जाना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट तथा चुनाव आयोग की प्रभावी भूमिका होगी। देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट न्याय व्यवस्था में सुधार कर भीड़ के उद्भव के कारणों पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। साथ ही स्थानीय न्याय व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए। एक प्रभावी कानून का निर्माण कर मॉब लिंचिंग को अपराध घोषित कर अल्पसंख्यकों महिलाओं तथा दलितों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। इसके साथ साथ आवश्यकता है कि समावेशी विकास की सरकार को अल्पसंख्यकों तथा दलितों महिलाओं का सतत विकास कर बेरोजगारी तथा गरीबी को दूर किया जाना चाहिए। लक्षित क्षेत्र आधारित कार्यक्रमों के निर्माण कर ज्ञान आधारित समाज के माध्यम से स्वतंत्र चिंतन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। निष्कर्ष मॉब लिंचिंग जैसे दीर्घकालिक विकृत विकास की प्रक्रिया पर नियंत्रण के लिए भी देखिए मॉब लिंचिंग जैसी दीर्घकालिक निष्कर्ष मॉब लिंचिंग जैसी दीर्घकालिक विकृत विकास की प्रक्रिया पर नियंत्रण के लिए भी बहुआयामी प्रक्रिया की आवश्यकता है। मॉब लिंचिंग की समस्या भारत के साथ साथ तृतीय विश्व की भी समस्या है। अगर इसका समाधान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ साथ राष्ट्रीय रणनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। समुदाय आधारित सहयोग, लैंगिक विकास तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देकर मॉब लिंचिंग पर आपको नियंत्रण किया जाना चाहिए। इससे मानव के भविष्य पर लगने वाला प्रश्न चिन्हों को झूठा साबित कर सतत विकास की रणनीति पर आगे बढ़ना चाहिए। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए क्या कि बाहर के द्वंद्व की बात यहाँ पर की गई है।